अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके जी, हम लोग स्टार्ट करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पैथोलॉजी, जो हम स्टार्ट एक्चुअली कर चुके थे। उसमें से एथेरोस्क्लेरोसिस का टॉपिक जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके पूरे चैप्टर में ये जो आपका ब्लड वेसल्स का चैप्टर है, इसमें से आपका जो एथेरोस्क्लेरोसिस का टॉपिक है यही सबसे मेजर चीज़ कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। इसके बाद इस चैप्टर में कोई एक दो चीज़ें हैं जो खाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आप कर लेंगे ना, इसमें से हर चीज़ आती होती है। इसके रिस्क फैक्टर्स, इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके आउटकम्स, हर चीज़ आपके पास एससीक्यू एमसीक्यू हर चीज़ में पूछते हैं। तो आपने इसी को एक अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूंगी जो जो चीज़ें करने वाली कराऊंगी भी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे वाली करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी और आपसे कहा था कि डायग्राम वगैरह इसकी ड्रॉ करनी है। आपको एथ्रोमा की डायग्राम आनी चाहिए, उसका एथ्रोमा का पता होना चाहिए, ठीक है। एथ्रोमा की पैथोजेनेसिस कैसे, वो भी हम आगे बात करेंगे। पहले कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि रिस्क फैक्टर बताएं, कभी कभार वो कह देते हैं हाल ही के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बताएं, कभी वो हाल ही आपसे पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर्स बताएं। तो आपने याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वो रिस्क फैक्टर्स हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए जो कि मॉडिफाई नहीं हो सकते, मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है कोई खास, हम उनको डायरेक्टली अपने वो हम उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो लाजमी होना है, मतलब एज हर किसी की बढ़नी है, जेनेटिकली जो डिजीजें इनहेरिट हो गई हैं उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मॉडिफाइबल वो हैं जिनका रोल बहुत ज़्यादा है एथेरोस्क्लेरोसिस करने में, और उनको हम आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। और एडिशनल वो वाले हैं जिनका बहुत हद तक रोल इस्टेब्लिश हो चुका है इन कॉजिंग एथेरोस्क्लेरोसिस, लेकिन स्टिल उस तरह ज्यादा भी नहीं है जितना मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन अगर आएगा हाली रिस्क फैक्टर, तो आपने इसी सीक्वेंस में अगर लिखेंगे ना और हर एक के नीचे दो दो तीन तीन लाइनें एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बेहतरीन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। अब जेनेटिक्स की बात आती है तो आपको पता है कि कुछ चीजें हैं जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे पास। जैसे अब बहुत सिंपल सी बात करें तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। लाइपोप्रोटीन्स क्या चीजें होती हैं? ये लाइपोप्रोटीन्स वो एजेंट्स हैं जो कि लिपिड को मेनली आपके प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्लाज्मा वाटर है और लिपिड्स जो है वो लिपिड होते हैं, वो वाटर में वैसे नहीं चल सकते, मतलब इनसॉल्युबल होते हैं। तो लाइपोप्रोटीन्स उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए होती हैं। इसमें हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है कि एलडीएल होती है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी जिसको हम कहते हैं। एचडीएल है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन विच इज गुड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं वगैरह। अब इन सारे जितने भी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं सब में से हमारे पास सिर्फ एचडीएल है विच इज गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों? हमारा काम ये है कि हम एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जितना बॉडी में है उसको हम लेके जाए लिवर के पास, ताकि लिवर उसको बिलरी एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से निकाल दे। यही हम चाहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी से निकल जाए जो एक्स्ट्रा है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ये काम करता है, यानी एचडीएल जो हमारी लाइपोप्रोटीन है वो जितना पेरिफ्री में एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है सारे को लिवर के पास लेके जाती है और लिवर उसको एक्सक्रीट कर देता है। जितना एचडीएल ज्यादा होगा उतना ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि उतना कोलेस्ट्रॉल एक्सेस ऑफ जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी से निकलता जाएगा। बाकी सारी जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एलडीएल इज बैड, टैग्स आर बैड। कोलेस्ट्रॉल जो सिंपल होता है आपका वो भी बुरा होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल को लिवर से दूर लेके जाते हैं और पेरिफ्रीज में डिपॉजिट करते हैं। मतलब जहां जहां पर एडिपोज टिश्यू आपका आता है ना, जैसे एब्डोमेन में या फिर लिवर पे की सरफेस, लिवर पे तो नहीं है, फैटी लिवर भी करा देते हैं। और उसके अलावा मतलब डिफरेंट पेरिफेरल ऑर्गन्स में, किडनीज पे, जहां जहां भी होगा ना वहां पर उसे डिपॉजिट कर देंगे और उसे बॉडी से निकलने नहीं देंगे। इस वजह से इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारे पास ये लाइपोप्रोटीन्स एबनॉर्मल होती हैं और एचडीएल अपना फंक्शन नहीं कर पाती और एलडीएल एक्सेस में कर रही होती है। कभी कभार ऐसे इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हमारे पास आ जाते हैं कि लिवर पे जो रिसेप्टर्स थे जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल को एक्सेप्ट करना था ताकि उसको एक्सक्रीट कर सके, वो रिसेप्टर्स ही अब नॉर्मल होते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स में। तो जब ऐसी चीजें हमारे पास आएंगी जो इनहेरिटेड होंगी तो जाहिर सी बात है कि बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा हो जाएगा। तो उनको हम रोक नहीं सकते, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे जेनेटिक्स का पार्ट आती है, ठीक है। ये बात आपने लिखनी है कि फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमियाज आर पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, जो कि इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है ना वैसे वैसे कुछ चीजें आपकी वैसे ही खराब होती जाती हैं। मतलब आपको पता है कि एज जैसे आपकी 40 प्लस हो जाती है या उससे 40 प्लस तो है ज्यादा ही, मैंने यंग बता दिया, मतलब 50 के करीब आती जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफी की तरफ चीजें जा रही होती है। तो एज के साथ थिकनिंग और स्क्लेरोसिस ऑफ आर्टरीज हो जाना, ये सब कुछ वैसे भी हो रहा होता है। थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म में आपकी कोलेस्ट्रॉल रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो एज के साथ साथ वैसे भी जो है एक रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का। और जेंडर में ये देखा गया है कि हमारे पास जो प्री मीनोपॉजल वुमेन है उनमें बहुत रिस्क कम होता है बिकॉज ऑफ देयर जो हमारे पास ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है। ये जब तक होते हैं प्री मीनोपॉजल फीमेल्स में, जब तक उनका मीनोपॉज नहीं आया, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स उनको बाकायदा प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट दीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। और मेल्स में बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि उनमें ये हार्मोन्स उस तरह नहीं होते। लेकिन पोस्ट मीनोपॉजल स्टेट में जब फीमेल्स जाती हैं तो रिस्क उनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स वहां पर फिर एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी देखा गया है कि ईस्ट्रोजन थेरेपी अगर उनको दी जाए तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता उन फीमेल्स पे,
मतलब ये है कि और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, लेकिन ये बात तो एस्टेब्लिश्ड है कि प्री मेनोपॉजल फीमेल्स में रिस्क बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेल्स ऑफ द सेम एज। अच्छा, ये हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर्स। आपने दो दो लाइनें हर किसी के अंदर लिखनी होती है, ठीक है। मॉडिफाइबल में बहुत सिंपल सी सारी बातें आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि हाइपरलिपिडीमिया अगर अकेली भी एक चीज हमारे पास प्रेजेंट है ना, तो ये काफी होती है एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनाने के लिए। कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है पेशेंट का, सिर्फ हाइपरलिपिडीमिया यानी लिपिड का लेवल ज्यादा है बॉडी में, तो वो बहुत इनफ है कि वो आपके पेशेंट में पूरा का पूरा एक प्लाक डेवलप कर दे। हाइपरलिपिडीमिया तो यही मुराद है हमारे पास कि कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस होना, यानी कि अगर कोई फैटी डाइट बहुत ज़्यादा ले रहा है, एक्सरसाइज बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस हो जाएगा और उसके साथ फिर आपकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ती जाएगी, एचडीएल कम होती जाएगी, और बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में एंड वगैरह वगैरह। इसीलिए देखा ये गया है कि जो लोग सेचुरेटेड फैट्स ज़्यादा लेते हैं, जैसे घी है, बटर्स है और इस किस्म की जो चीज़ें होती है, जो चर्बी वगैरह होती है, सेचुरेटेड फैट्स, उनमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के लेवल हाई हो जाते हैं। इसके ऑपोजिट जो लोग वो फिश लिवर ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो आपके पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो लिए जा सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ क्योंकि वो आपका ना एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, उसके साथ को हमारे पास फिर हमने क्या करना होता है कि स्टैटिन्स होती हैं। स्टैटिन्स आपने पढ़ी होंगी अपनी फार्मा में भी, इससे पहले फिजियो में भी। स्टैटिन्स हमारे पास वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो कि इनहिबिट करते हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को। जो नया कोलेस्ट्रॉल एक तो है ना जो हम बाहर से ले रहे हैं, एक कोलेस्ट्रॉल है जो बॉडी सिंथेसाइज कर रही है। स्टैटिन्स वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो बेसिकली इनहिबिट करते हैं एचएमजी कोई रिडक्टेज एंजाइम को। ये आपसे वाइवा में पूछ लेते होते हैं, इसको याद रखना है। ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के दरमियान में बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, तो ये इनहिबिट इसको जब कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं हो सकता। इसलिए जब जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होता है उनको फिर हम स्टैटिन्स देने पड़ते हैं, एंटी लिपिड ड्रग्स होते हैं ये, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपके कुछ हाइपरलिपिडीमिया तो आपकी जाहिर सी बात है कि प्लाक को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है बनने में, क्योंकि जो आपका प्लाक का सारा कोर है वो बनता ही कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल से, और इवन आपकी सारी कहानी आप समझ लो कोलेस्ट्रॉल से शुरू होती है, क्योंकि फैटी स्ट्रीक्स का भी मैं आगे जिक्र करूंगी। फैटी स्ट्रीक्स ये होते हैं कि वेसल्स के अंदर ना ऐसे फैट की हल्की हल्की सी ना एक लाइन पूरी डिपॉजिट हुई बनी होती है, पतली सी लाइन होती है, और ये हर नॉर्मल बंदे की वेसल्स में होती है, इवन 10 साल के बच्चे की वेसल में भी होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल जो है वो हर वक्त डिपॉजिट होता रहता है। ये कुछ नहीं कहती फैटी स्ट्रीक्स, लेकिन इससे ये हमें समझ में आती है कि कोलेस्ट्रॉल इज द बेसिक, बिल्कुल बेसिक वो चीज़ है जो कि किसी भी एथरोमा को जन्म देने में मतलब बेसिक किरदार अदा करती है, ठीक है। सेकेंड इज योर हाइपरटेंशन। अभी हमने पहले भी जिक्र किया कि हाइपरटेंशन प्रेशर इंक्रीज, बहुत ज़्यादा लोड डालती है वेसल्स पे, इंजरी कर देती है हमारे वेसल्स की, जिससे आपका प्लाक का रिस्क बढ़ जाता है। स्मोकिंग का प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारे आपके सिगरेट स्मोक में ऐसे एजेंट्स होते हैं विच डैमेज द वेसल्स, जो इन्फ्लेमेशन को इवोक करते हैं, और इन्फ्लेमेशन जब भी आपकी बढ़ेगी, इंजरी होगी किसी जगह पे, तो वहां पर आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। एंड डायबिटीज मेलाइटिस, अब डायबिटीज का ये सिलसिला है कि आपको पता है कि डायबिटीज मेलाइटिस सिर्फ शुगर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। हमने अभी आपको एंडो मैंने आपको पढ़ाई है, तो उसमें मैंने आपको पूरी बात बताई कि डायबिटीज आपके किस तरह फैट्स के लेवल को भी कितना ज्यादा करती है। डायबिटीज की वजह से आपकी एक तो माइक्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, ये वेसल्स को अलग से इफेक्ट कर रहा होता है, मतलब वेसल्स पे डिस्ट्रक्शन अलग हो रही होती है इसकी वजह से, और दूसरा ये बॉडी में फैट्स के लेवल को बहुत इंक्रीज कर देती है। एज अ रिजल्ट वही बात है जो हाइपरलिपिडीमिया में हो रही थी, ठीक हो गया। तो ये होती है हमारे पास यहाँ तक बात मॉडिफाइबल की। एडिशनल रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले आती है इन्फ्लेमेशन। कभी कभार ये देखा गया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें हाइपरलिपिडीमिया भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, मतलब इनमें से कोई रिस्क फैक्टर उनमें नहीं है, फिर भी वो हार्ट अटैक उनको हो जाता है। उन लोगों में क्या प्रॉब्लम हो रही होती है, उनका तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी देखा गया कि नॉर्मल से भी कम है, बिल्कुल थिन लीन है, कभी स्मोकिंग नहीं की, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, फिर भी उनमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स देखे गए जो कि उनके अंदर चल रहे होते हैं, और वो भी उनके अंदर जो है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज का या किसी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का इवेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। उसमें पहली चीज आपकी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन आपको पता है कि सपोज हमारी बॉडी में कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स चल रहे हैं अगर, तो वो भी इन्फ्लेमेशन के अंदर आएंगे। मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन है जो पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से आपका एक इन्फ्लेमेटरी कास्केड एक्टिवेट हुआ है। अब वेसल्स में भी इन्फ्लेमेटरी मटीरियल फिर रहा है, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, वो किसी भी सूरत किसी भी जगह पर जहां पर उन्हें जरा सा नजर आएगा कि वेसल की इंजरी है, वो वहां पर वेसल के साथ एडहेयर कर जाएंगे, और जहां एडहेजन हुई वहीं पर एक सिलसिला शुरू हो गया। एक तो ये बात भी होती है। फिर दूसरा ये देखा कि जो आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन है ना, हमने पढ़ा है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है। आपको पता है कि हमने कहा है कि सीआरपी आपकी बेसिकली एक प्लाज्मा की प्रोटीन आप समझ लें जो कि नॉर्मल हालात में प्रेजेंट नहीं होती और बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होती है।
ये सीआरपी का लेवल हम तब कराते हैं जब हमने देख रहा हो कि बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन तो नहीं चल रहा है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट होती है ना बॉडी में किसी भी जगह कहीं भी, तो क्या होता है कि लिवर सीआरपी को जनरेट करता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन को। ये सीआरपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेटरी मार्कर, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो भी हो रहा होता है ना उसमें भी हम सीआरपी कराते हैं, क्योंकि सीआरपी इंक्रीज शो करती है कि जितनी ये ज्यादा होगी उतना ही एमआई का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ये बात अभी वैसे डिबेटेबल है, क्योंकि ये देखा अभी बहुत सारी दफा ऐसा चल रहा होता है ना कि हम लोगों को पता नहीं होता और एथरोमास थोड़े थोड़े से बन रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो क्या उन एथरोमास के मतलब एसिम्टोमेटिक, देखें ना, अगर एक बंदा हमारे पास ऐसा है जो कि बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, जिसको कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके अंदर कहीं थोड़ा बहुत एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस चल रहा है, अब उसे कुछ होगा तो नहीं ना उस थोड़े बहुत प्रोसेस से, लेकिन उस थोड़े बहुत प्रोसेस से ये जरूर होगा कि सीआरपी प्रोटीन बन जाएगी। तो हो सकता है दो बातें हो सकती है कि पहली चीज जो है वो हमारे पास लिपिड का इंक्रीज होना था, और लिपिड के इंक्रीज होने की वजह से थोड़ी थोड़ी सी एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हुई, जिसको पेशेंट ने भी सिम्टम नहीं दिया, और उसके बाद हमारे पास सीआरपी आई। दूसरी बात ये हो सकती है कि सीआरपी पहले एक्टिवेट हुई किसी और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से, और उसकी वजह से फिर हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस हो। तो क्या चीज पहले शुरू होती है क्या बाद में होती है, ये क्वेश्चन अभी भी डिबेटेबल है, लेकिन इतना जरूर पता है कि सीआरपी अगर होगी तो एमआई का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी चीज आती है हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। होमोसिस्टीन आपका एक टाइप ऑफ है प्लाज्मा प्रोटीन ही आप समझ लें, अमाइनो एसिड है बेसिकली, और होमोसिस्टीन के लेवल्स जब बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं तो ये भी ब्लड के क्लॉट्स के बनने के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप याद रखना कि हमारे पास ये ना मेटाबॉलिक बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथ फेज में आता है, अगर इसके लेवल्स नॉर्मल रहते हैं, हमारे पास विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन B6 भी किसी हद तक, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये इसके लेवल्स को नॉर्मल रखती हैं, और अगर ये चीज़ें हमारी बॉडी में इनएडिक्वेट होती हैं तो हाइपर होमोसिस्टिनीमिया हो जाता है। बाकी इसकी अगले पार्ट में बात करते हैं, किसी कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।